नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि हमें तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का माध्यम बनेंगे। राजनीति और राष्ट्रनीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई। जो भी बताया गया वो आंदोलन को लेकर बताया गया, लेकिन मूल बात पर चर्चा नहीं हुई। अपने संबोधन में सबसे पहले पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के फायदे गिनाए और फिर विपक्ष के दोहरे चरित्र का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात की है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया। हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष यू टर्न ले रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। वहीं पीएम मोदी ने सदन में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कथन पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि बड़े मार्केट को लाने में जो अड़चनें हैं, हमारी कोशिश है कि किसान को उपज बेचने की इजाजत हो। पीएम मोदी ने कहा कि जो मनमोहन सिंह ने कहा वो मोदी को करना पड़ रहा है, आप गर्व कीजिए। वहीं इसके बाद उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्तों में राशन दिया जा रहा है वो भी जारी रहेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय पर बल दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर अब देर कर देंगे तो किसानों को अंधकार की तरफ धकेल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे। किसानों के साथ लगातार बात की जा रही है। वहीं इस मौके पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने सदन में गुलाम नबी आजाद पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी जी ने कई मसलों पर सरकार की प्रशंसा की है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उनकी पार्टी इसे G23 के संबंध में ना ले ले। उनके साथ ही उन्होंने अंत में सिखों के सम्मान की बात भी कही। कहा कि हमें तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का माध्यम बनेंगे। राजनीति और राष्ट्रनीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई। जो भी बताया गया वो आंदोलन को लेकर बताया गया, लेकिन मूल बात पर किसी ने चर्चा नहीं की। अपने संबोधन में सबसे पहले पीएम मोदी ने कृषि कानून के फायदे गिनाए और विपक्ष के दोहरे चरित्र का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने शरद पवार समेत कई कांग्रेसी नेताओं के बयान भी सुनाए और कहा कि ये लोग भी कृषि सुधार चाहते थे, लेकिन हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। हमारे आदरणीय शरद पवार जी और कांग्रेस के भी हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है। कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है। और आज नहीं, जब भी जो जानते सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि भाई मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहाँ पर, लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है। मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं
वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। प्रधानमंत्री के संबोधन को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगे चर्चा जारी रहेगी, रास्ते खुले हुए हैं। अपने संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने कहा कि हमें तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे या फिर समाधान का माध्यम बनेंगे। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कृषि कानून से लेकर आंदोलन तक पर जमकर विपक्ष को घेरने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के कारण आप लोग फंसे रहते होंगे, लेकिन आपने सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया तो आपका मन भी हल्का हुआ। मैं आपके लिए काम आया, ये मेरा सौभाग्य मानूंगा। ये आनंद आप लगातार लेते रहिए और मोदी है तो मौका लीजिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में गुलाम नबी आजाद पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने कहा कि गुलाम नबी जी ने कई मसलों पर सरकार की प्रशंसा की, लेकिन मुझे डर है कि उनकी पार्टी इसे G23 के संबंध में ना ले ले। चीन के मसले पर पीएम मोदी ने सदन में कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में जवानों ने अपना काम किया और हर किसी का सामना किया। LAC की स्थिति पर भारत का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में एक बार फिर से कृषि कानूनों पर बात की और साथ ही उन्होंने आंदोलन वापस लेने की अपील की। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी और इसके अलावा किसान नेता किरण पाल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। प्रदीप जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री ने अपील कर दी है किसानों से कि आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए, बातचीत लगातार ऐसे ही जारी रहेगी और MSP थी, है और हमेशा बरकरार रहेगी। आपकी प्रतिक्रिया क्या लग रहा है? क्या इसके बाद अब किसान आंदोलन खत्म कर देंगे, धरना स्थल खाली कर दिया जाएगा? अब देखिए, अब आप जैसे मैं तो पहले तो नमस्कार करना चाहूंगा। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री जी आगे जो उम्मीद लोग कर रहे थे, किसान जितने किसान नेता बैठे थे स्पष्टीकरण के लिए और मांग रहे थे, देखिए उसको क्लियर प्रधानमंत्री स्वयं आगे कर दिया है। इसमें कोई अब छुपी बात नहीं है। अब इस विषय को लेके मैं फिर कह रहा हूँ कि MSP खत्म करने के बाद पहले भी सरकार ने कही है कि आप विषय पे बात करें, आप MSP खत्म करने की बात ना करें। मगर फिर भी जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन और किसान नेता लेके बैठे, उसको कहीं ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री अब स्वयं आके उन्होंने चीजें बोल दी हैं विचार के लिए, उसके लिए, तो उससे संज्ञान पे उन्हें सोचना चाहिए। क्योंकि राकेश टिकैत जी बहुत टाइम से कह रहे थे कि हम एक फोन कॉल दूर है, एक फोन कॉल दूर है। प्रधानमंत्री ने वो भी आज क्लियर कर दिया है राज्यसभा में आके।
अब मैं समझता हूँ कि अब किसानों को भी अगर प्रधानमंत्री ने आगे एमएसपी पे कहा है तो उस पर गहनता से विचार करना चाहिए। सब किसान जितने बैठे हैं, जो ये नेता लेके बैठे हैं, अब उन्हें भी इस विषय में बताना पड़ेगा। बिल्कुल, किसान नेता किरण पाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण पाल जी, प्रधानमंत्री का कहना है राजनीति और राष्ट्रनीति में से हमें किसी एक को चुनना होगा। किसान क्या चुन रहे हैं, राष्ट्रनीति या फिर राजनीति? पहले धन्यवाद मैडम पल्लवी जी आपको और एनवी न्यूज को। मैं ये बताना चाहूंगा कि वास्तव में मैं भी यही कहता हूँ, किसानों को राजनीति नहीं चुननी चाहिए, राष्ट्रनीति चुननी चाहिए। किसान राष्ट्र हित में काम करते हैं और देश हित में काम करते हैं, और किसान को हर वक्त राष्ट्र हित में ही काम करना चाहिए और राष्ट्र हित में ही सोचना चाहिए। जैसा कि पहले से थे किसान संगठन, वो जो करते आए थे वही आगे भी करते रहना चाहिए। आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है किरण पाल जी? अब क्या लग रहा है, क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? प्रधानमंत्री की अपील के बाद कोई असर पड़ेगा इस आंदोलन पर? जी मैं बताता हूँ, हमारा चिल्ला बॉर्डर जो नोएडा से दिल्ली में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे धरना था, और वो 26 जनवरी जो घिनौनी हरकत हुई है उसके बाद 27 जनवरी से हमारा धरना वहाँ से समाप्त हो गया है। क्योंकि हम देशद्रोहियों के साथ नहीं है, हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ थे और आगे भी रहेंगे। अभी जो धरना चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर हुआ या सिंघू बॉर्डर हुआ, वहां पर जो स्थितियां बनी हुई हैं किरण पाल जी, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राकेश टिकैत को लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये आरोप अब उन पर भी जबरदस्त तरीके से लग रहा है कि वो अब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को झुकाना चाहते हैं कृषि कानूनों के जरिए। पल्लवी जी मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, रोज देखता हूँ। मैं राकेश टिकैत जी के बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अब संगठन राजनीतिक संगठन हो गया है, सभी राजनीतिक दल एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं। अब ये कानून किसान हित की है, कानून किसानों के लिए लड़ रहे थे किसान नेता, या अब राजनीति के लिए लड़ रहे हैं, ये मैं भी इसके लिए चिंतित हूँ कि ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है राजनीति, सारी राजनीति होगी। सभी कोई भी राजनेता बॉम्बे से लेकर और यहाँ तक जहाँ शिवसेना का कोई वो नहीं है, संजय रावत, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी अन्य छोटे छोटे दल, कांग्रेस, सपा, बसपा, सब इकट्ठे होके बैठ गए। तो ये एक राजनीतिकरण होता जा रहा है। किसान का जो किसान हित की कहीं बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये इन लोगों के हाथ में भी सत्ता है और ये सत्ताधारी पहले भी रहे। भाजपा भी जब विपक्ष में थी तो भाजपा भी यही करती थी। राजनीतिक दल सब किसानों का शोषण करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, प्रदीप भटनागर जी, देखिए किरण पाल जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कृषि कानूनों के नाम पर अब वाकई में राजनीति हो रही है, लेकिन इसका पर्दाफाश तो आप भी नहीं कर पा रहे कि वाकई में राजनीतिक संगठन से जुड़े ये लोग हैं और यहाँ पर सिर्फ राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो अक्टूबर तक के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। प्रदीप जी, देखिए किरण पाल जी ने बहुत बड़ा निष्कर्ष जो लिया अपना आंदोलन समाप्त करने का, मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और संगठन की तरफ से भी धन्यवाद करूंगा। देखिए कुछ सोचा है, चाहे वो देश हित के बारे में सोचा, उस आंदोलन ने 26 जनवरी के विषय में सोचा। देखिए नोएडा एक बहुत एक हाईटेक सिटी है और एक दिल है उत्तर प्रदेश का, जो रेवेन्यू के मामले में भी काफी आगे आता है। देखिए उन्होंने रास्ता खोला, ये मैं तो ये कहूंगा इन्होंने दबाव में तो नहीं करा है, इन्होंने भी बहुत कुछ सोचा है। अगर किसान बिल के विषय में भी सोचा होगा कि ये सही है या गलत है। अब जैसे आपने कुछ सवाल करा था मुझसे, जरा दोबारा राकेश टिकैत जी के आपने जैसे विषय में आप अभी पूछ रहे हैं, देखिए राकेश टिकैत जी जो बात कर रहे हैं, अब वो वाकई में आंदोलन हो चुका है, राजनीतिक हो चुका है। आप कभी ये नहीं बताते किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ। आज किरण पाल जी मेरे साथ बैठे हैं, किरण पाल जी बता सकते हैं कि आने वाले जो पीछे समय था सरकारों का, उन्होंने किसानों को कितना शोषण करा, आज किसानों का क्या शोषण हो रहा है या उनकी तरफ देखा जा रहा है। क्या हर जिले के अंदर पहले डॉक्टर बैठते थे किसानों की भट्टी चेक करने के लिए? कभी ये नहीं बताते। आज जो चढ़ रहे हैं इनके मंच पे राजनीतिक नेता, चाहे वो कांग्रेस हो या शिवसेना हो, अभी जो इन्होंने आजाद मैदान में करी थी, वहां भी किसानों का बहुत बड़ा एक जमवाट हुआ था। पूरे प्रदेश के मतलब महाराष्ट्र के किसान इकट्ठे हुए थे। उन्होंने भी स्पष्ट कहा था मीडिया के माध्यम से कि देखिए कि हमें यहाँ बुलाया गया है, मगर प्रदेश सरकार हमारा ऋण माफ नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार अभी मालिकाना हक जमीनों का नहीं दे रही है। ये भी नहीं भूलना नहीं चाहिए किसान नेताओं को कि मध्य प्रदेश में कैसे कितने किसान मारे थे। इन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में कैसे धोखेबाजी करी किसानों के साथ, जो किसान अपना नहीं दे पाए ऋण तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहीं इन चीजों को रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, मगर कुछ राज्य ऐसे समन्वय बनाना नहीं चाहते और वो बहुत जरूरी है। किसान यही नहीं कि जो 100 बीघे का किसान है वो समगुण संपन्न है। अरे भाई नीचे का जो किसान है उसकी तरफ देखिए ना, वो आपकी तरफ एक उदासीन और आंखों से देख रहा है।
कि मेरा कैसे भला होगा, क्योंकि छोटी सी जमीन जिन पे छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अपने बच्चों को खिलाएं या वो बाजार में बेचें, उनके सामने ही बड़ी विडंबना है ना। हम कभी आगे जाके, मैं इस समय गाजियाबाद टच दिल्ली बैठा हूँ, आप यहाँ से ज्यादा नहीं, मात्र करीब 25 किलोमीटर आगे चलिए, ज्यादा नहीं, राजधानी से 25 किलोमीटर आगे चलिए, जो छोटे किसान है उनका हाल जानिए क्या है। वो एमएसपी को क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, आप उनसे पूछिए नजदीकी से, वो बताएंगे छोटे जमीन वाले कि हमें एमएसपी से क्या नुकसान है और क्या फायदा है। ठीक है किरणपाल जी, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में भी उल्लेख किया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से कृषि कानूनों पर दोहरा चरित्र पूर्ववर्ती सरकारें और उनके नेता अपना रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो पहले सरकारें रही हैं वो कितना काम कर चुकी हैं किसानों के लिए, जो आज इस तरीके से बढ़ चढ़कर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है? यही कह रहा हूँ, जो पुरानी पहले सरकार रही है उन्होंने भी किसानों का शोषण किया है और अभी भी किसानों का शोषण हो रहा है। ये नहीं कि देखिए, मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी ने बोला था कि हम किसान आयोग बनाएंगे, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों की दुगनी आयु करेंगे, तो देख कुछ भी नहीं हुआ और राजनीतिकरण में किसानों का पतन होता है और वो ही हो रहा है। पहले भी हो रहा था, किसानों ने ये सत्ता, भाजपा सत्ता का मुझे खूब और हमारे भटनागर जी भी जानते होंगे, अब ये राजनीतिक चश्मा इनकी भटनागर जी की आंखों में लगा अलग बात है, परंतु ये सब जानते होंगे कि पहले भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तो ये रोजाना किसानों के लिए झूठे वादे करते थे, और जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने खूब बड़े बड़े वादे किए और उसके बाद ना कोई किसान की दुगनी आई हुई और ना किसानों की स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई और ना ही किसान आयोग बना। हम तो कहते हैं, आप कोई एक्ट बनाना चाहते हो तो किसान एक्ट बनाइए, आयोग बनाना चाहते हो तो किसान आयोग बनाइए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करिए। अरे ये है काम जिसमें सब जाति और सभी धर्म के लोग आते हैं। भटनागर जी, हाँ जी, कि आपकी आंखों पर भी फिलहाल राजनीतिक चश्मा चढ़ा हुआ है, बाकी काम तो आप लोगों की सरकार में भी कुछ हो नहीं पाया खास किसानों के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है, जो इतने बड़े मोहब्बत से जनता ने भेजा है चुन के, अगर उसकी आंखों पे चश्मा अगर पड़ा होता तो जितने बड़े हिंदुस्तान के अंदर निष्कर्ष और निर्णय लिए गए हैं समाप्त और खत्म करने के, शायद वो नहीं ले पाते। अगर हमारी आंखों पे चश्मा पड़ा होता तो अभी धारा 370 चलती होती। अगर हमारी आंखों पे चश्मा अगर चढ़ा होता तो राम मंदिर का निष्कर्ष नहीं हो पाता सुप्रीम कोर्ट से। अगर हमारी आंखों पे चश्मा चढ़ा होता, से किसानों का, राम मंदिर से किसानों का कोई लेना देना नहीं। आप ये बताइए कि किसानों के लिए क्या हुआ? आज जो किसानों के हित में काम सरकार कर रही है, चाहे वो 6,000 रुपए डालने का विषय हो, चाहे वो प्रदेशों के अंदर किसानों की दुगनी आय करने का विषय हो, ये तो किरणपाल जी को ही पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या विभिन्न सरकारों ने क्या करा जहाँ प्रदेशों की है। और आज जो लागू किया गया है, जिसे आप स्वामीनाथन रिपोर्ट कहते हैं, आप उसको अगर देखेंगे तो कहीं उसके हित के लिए जो आज जो कानून बन रहा है वो किसान हित के लिए बन रहा है। ये तो सरकार अगर चाहती तो जो और लंबा टाल सकती थी, कृषि कानून लाती क्यों? अगर उनके खोट होती तो वो शुरुआत करती क्यों? अगर उन्हें पता होता कि हम जो अच्छी चीज लाना चाह रहे हैं आज ये हो रहा है तो वो क्यों लाते, टाल देते। किसान जैसा है चलने दो, मगर किसानों के हित में दर्द था तभी तो कानून लाया गया, कृषि कानून बनाया गया और लाया गया। उस चीज पे ही हर चीज हुई, जिसको अभी ये काला कानून और सफेद कानून, ग्रीन कानून कह रहे हैं। किरणपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में कहा है कि चुनाव के वक्त कर्ज माफी की जाती है लेकिन उससे छोटे किसानों को फायदा नहीं होता। पिछली फसल बीमा योजना भी बड़े किसानों के लिए थी जो सिर्फ बैंक से लोन लेता था, यूरिया हो या कोई दूसरी योजना। पहले सभी योजनाएं जो थी उससे बड़े किसानों को ही फायदा होता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जो है पीएम मोदी की सरकार आई है उसके बाद से छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है पल्लवी जी, मैं कह रहा हूँ कि छोटे किसानों को, परंतु ऊंट के मुंह में जीरा, उससे क्या सुधार होने वाला है? पहले भी वही होता था, आज भी जितनी घोषणाएं होती हैं सब पेपरों में होती हैं, आज भी घोषणाएं होती हैं सब फाइलों में दब जाती हैं। अब बताइए, कोरोना टाइम से पहले ओलावृष्टि हुई थी, कहाँ का ओला का पैसा मिला है? हमारे भटनागर भाई साहब को पता हो तो कहाँ पे जो कोरोना टाइम में जो किसानों ने पूरे भारत की मदद की, गरीबों की सभी इन्होंने खाना दिया, सभी सब्जियां दी, उनका क्या हुआ? सब्जियां सड़ गई खेतों में, और जो किसानों का कुछ भी फल फूल मार्केट नहीं जा पाए, उसमें किसानों को कोई कम से न्यूनतम मूल्य तो कुछ तो मिलना चाहिए था कि भाई जो उसका खर्चा हुआ है। किसानों का शोषण पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने आके किसानों का शोषण बंद हो गया है, कोई शोषण पहले भी हो रहा था। और भाजपा को लाने वाला हमारे भटनागर जी से बता देता हूँ कि सारे राजनेता तो उंगली दिखाते हैं, परंतु वोट डालने वाले हम हैं। हम लोग किसानों ने वोट डाली थी, इसलिए कि सारी सत्ताएं देख ली। अब भाजपा देखते हैं भाजपा क्या करेगी।
और इसीलिए सभी चप्पे चप्पे पे घर घर में भाजपा को लाने वाले हम लोग हैं। प्रदीप भटनागर जी, बात वही है घूम फिर कर कि देखिए सरकार ने भी कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाया है। वो कह रहे हैं कि ओलावृष्टि के टाइम जिन जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, आप ही आंकड़ा दे दीजिए कि कितने लोगों को उसके बाद फायदा पहुंचाया गया या फिर उनकी फसल का नुकसान का मुआवजा दिया गया। जी बिल्कुल, अभी तो मेरे पास आंकड़ा नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है किरणपाल जी ने, मैं आंकड़ा भी दे दूंगा, मुझे कोई जरा सी आपत्ति नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि मेरी सरकार ने आपदा में मदद की है और बिहार के अंदर भी जो फसलें चली गई, लोगों की जमीन गंगा जी में बह गई बाढ़ में, उसकी भी मुआवजा दिया है। मैं ये भी कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं है। और जो ओले की बात करें उसमें भी मुआवजा दिया है सरकार ने। आप ये क्यों नहीं बताते कि सरकार ने 6,000 रुपये महीना या 6,000 रुपये जो दी है किसानों को, इस विषय में भी तो है ना, ये क्यों नहीं बताते हैं आप? एक चीज तो ये आप बताते हैं, मगर चीजें खुल के सन 2014 का अब तक लीजिए, कहाँ 1,400 रुपये आपका क्विंटल गेहूं जाता था, आज 1,950 रुपये, वो क्यों नहीं बताते आप लोग? आपने कभी आप इतने बड़े सारे नेता इतने बैठे हैं यहाँ पे, आपने कभी आंदोलन करा मध्य प्रदेश के अंदर कि वहाँ किसानों के हित के लिए बात की गई थी कि वहाँ कर्ज माफ करने के लिए? आपने करा? राजस्थान में आप लोगों ने करा? आपने कर्ज माफी का पश्चिम बंगाल में 9,000 एकड़ जमीन किसानों की जो बंजर बेकार कर दी ममता जी ने, आपने कभी उस विषय में बोला? आंदोलन करा कभी किसी किसान नेता ने उनके विषय में? वो भी तो किसान है। आप पूरे किसानों की बात करते हैं मगर अधूरी बात करते हैं। आपको वो किसान चाहिए जो फल फूल रहे हैं, जिन्हें बहुत मोटे हैं, मुआवजे पैसे हैं, आप उनकी बातें करते, कभी छोटे किसानों की बात नहीं करते। ये तो धन्यवाद दूंगा आप आज की मीडिया का, जागरूक मीडिया का, जो किसानों का दर्द दिखाती है, जब किसान आत्महत्या करता है उनका दर्द दिखाती है। मैं तो नमस्ते करता हूँ मीडिया को जो दिखाती है। मैं ही प्रथम पहले नागरिक हूँ, मेरे को ही वोट डालने का अधिकार है केवल एक। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठा हूँ मैं बोलने के लिए, मगर पहले देश का नागरिक हूँ मैं भी एक वोटर हूँ। मुझे भी अच्छा बुरा दिखता है। अगर मेरी सरकार अगर कुछ गलत कर रही हो, अगर गलत करती है तो मेरा भी अधिकार है वोट ना डालने का। अगर सरकार सही कर रही है तो मेरा अधिकार है बोलने का पहले, उसके बाद पार्टी है। पहले देश, इंसान, उसके बाद पार्टी होती है। आप जो चीजें आप कह रहे हैं किसानों के विषय में, ये तो आपको ही पता है कि आज किसानों की क्या हालत है। असली किसानों को तो कोई देखने वाला ही नहीं है। आज के किसान बहुत सफेद कपड़े पहन के बैठते, कलफ लगे कपड़े पहनते हैं। आप बताइए कौन से मंच पे किसान बैठा है बेचारा फटी धोती में? कभी देखा उसकी तरफ निगाह उठा के? आप वो समगुण संपन्न प्रदेश के किसान बैठे हैं आंदोलन पे। अब मैं नहीं कहना चाहता। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, सवाल यही है कि ये किसान आंदोलन खत्म कब होगा या इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए बार बार आपको यही चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे में तो सरकार हिलाने तक की हिम्मत है, तो आप इस पूरी समस्या से कैसे निपटेंगे? प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं, प्रधानमंत्री ने पहले भी अपील की थी लेकिन उसका कुछ खास असर नजर नहीं आया, बल्कि उसी बात को बार बार घुमा घुमा के राकेश टिकैत रिपीट करते रहे कि देखिए वो तो कह रहे थे कि एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन हमारे पास तो नंबर नहीं है, किस नंबर पर हमें कॉल करना है, बस भाषणबाजी की जा रही है। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने अपील कर दी है, उसका असर क्या होगा? देखिए राकेश टिकैत जी को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, उनके सवाल का जवाब उन्हें मिल चुका है राज्यसभा के अंदर, और भरी राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के आगे स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या ना हो, कभी वो जहां देश की बात आएगी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और हमने अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर सरकार बनाई है तो राष्ट्र हित के लिए बनाई है, जो देश हित में निर्णय होगा उसके लिए बनाई, और प्रधानमंत्री का वो काम है। प्रधानमंत्री ने एक स्पीच में कही थी कि ध्यान रखना, जिस दिन मेरा कोई निर्णय होता है और लोग धरने पे बैठते हैं या सरकार जो विपक्षी धरना कराते हैं तो समझो कि भूचाल आने वाला है, काले लोग जेल में जाने वाले हैं। तो वही बोलना नहीं चाहिए, वो भी मीडिया क्लिप दिखाती है। किरणपाल जी, कब खत्म होगा धरना? आप लोगों ने तो धरना खत्म कर दिया है, लेकिन जो गाजीपुर बॉर्डर और सिंगूर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर इस समय घेर कर बैठे हुए हैं लोग, वो कब धरना खत्म करेंगे? मैडम मैं बताता हूँ, ये जो धरना है अब किसान आंदोलन कम राजनीति आंदोलन हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि भाई अपना किसान से सरकार से लड़ने के बहुत तरीके हैं, परंतु राष्ट्र का अहित ना हो ऐसा ही आंदोलन होना चाहिए, जिससे 26 जनवरी को जो घटना घटी है हम तो उससे आहत हैं। और उसके बाद हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरह के, पर कहीं न कहीं देखी जाए तो इसमें सरकार की विफलता भी है कि सरकार कहीं न कहीं या तो उपद्रवियों को पहचान नहीं पाई, या सरकार का जो है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, कंपनियां हैं, उनका फोकस नहीं रहा,
जब इतनी घिनौनी हरकत हुई तो मैं तो कहता हूँ उन पर रासुका लगे और उन पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए, जिन लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत लाल किले पे की थी। और धरना हम तो 27 जनवरी को इसीलिए हटा लिए थे क्योंकि हमें राष्ट्र हित में काम करना है, किसान हित में काम करना है। हमें राष्ट्रद्रोहियों का साथ नहीं देना, ना दिया ना देंगे आगे कभी। जो इस समय कर रहे हैं वहां पर आंदोलन, उनको क्या लग रहा है कि अगर हम घर चले जाएंगे तो ये मसला जो है कमजोर पड़ जाएगा और उतनी मजबूती के साथ हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे जितनी मजबूती के साथ अभी रख पा रहे हैं? इस तरह से आज सदन में मोदी जी हंस के बात कर रहे थे और वही 26 जनवरी से समय था कि भाजपा के नेता भी सभी रो रहे थे, घुटनों पे आ गई थी सरकार, जो जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था। परंतु 26 जनवरी को जब घिनौनी हरकत हुई है तो सारे जो किसान संगठन, कम से कम 20 संगठनों ने, 50 संगठनों ने अपना वहां से अपने धरने हटा लिए, केवल इसीलिए। और जब से ये किसानों की जीत हार की तरफ चल गई है, और ये मैं बताता हूँ किसानों की जीत वास्तव में हो रही थी, चाहे कोई कितना भी कह ले, कितना भी सरकार हेटरशाही पा जाए, परंतु किसानों के सामने घुटने टिक चुके थे। और 26 जनवरी की जो घटना घटी है उससे किसानों का जो आंदोलन है, किसानों की जो मांग है वो फीकी पड़ गई है। और मैं फिर कहता हूँ किसान आंदोलन में मेरा आपके चैनल के द्वारा पल्लवी जी कहना है, किसान आंदोलन में सभी राजनीति, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे सपा हो, चाहे लोक दल हो, चाहे छोटे मोटे जितने भी दल है, कोई भी हो, वो हम चाहते हैं कि वो अपनी अपनी रोटियां अलग सेकें, किसानों के संगठन में ना जाएं, किसानों के कंधे पर रख के बंदूक ना चलाएं। मैं फिर कहता हूं, और जब किसान आंदोलनों का जब आंदोलन फीका पड़ता है तो कहीं न कहीं राजनीतिकरण की वजह से ही फीका पड़ता है। तो आप ये मान रहे हैं कि जो 26 जनवरी को हुआ उसमें कहीं ना कहीं किसान संगठन के लोग ही शामिल थे, या फिर राकेश टिकैत और उनके संगठन की तरह आपको भी ये लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे? नहीं पल्लवी जी, मैंने ये कहीं नहीं कहा किसान शामिल थे। किसानों के भेष में, किसानों के रूप में कहीं न कहीं ये भेड़िए थे जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। और जो किसानों के बीच घुसकर जो घिनौनी हरकत की है उसमें किसान एक भी नहीं हो सकता, ना किसान का कोई बच्चा वहां चढ़ सकता, ना बच्चा जा सकता इतनी। और हम बताते हैं चिल्ला बॉर्डर से अक्षरधाम तक हमारा संगठन ने भाई पुलिस के साथ मिलकर और सबके साथ मिलकर अपना वो किया था। बोलिए प्रदीप जी। किरणपाल जी मेरे बीच में बैठे हैं। किरणपाल जी, एक जो रूट बनाया था दिल्ली पुलिस, 36 बार आपकी वार्ता हुई, बैठक हुई और एक रूट बनाया गया था, क्या इसमें प्रॉब्लम थी जो किसान नेता सबसे आगे नहीं चल रहे थे? जो आपने जो ट्रैक्टर रैली निकाली जो वो टूटी, क्या इसमें आप लोगों की गलती नहीं है नेताओं की? अगर आप लोग आगे अगर कमांडिंग करते हो तो ये गलती होती? आप जो युवा पीढ़ी को आगे लाके आपने जो लाल किले भद्रता कराई, सरकार की विफलता और कहीं इंटेलिजेंट ब्यूरो की विफलता को आप किसानों पर डाल रहे हो। किसानों किरणपाल जी, मैं छोटी सी मैं अगर किरणपाल जी लीजिए, हमारा संगठन चिल्ला बॉर्डर से चलाता और पुलिस और किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च था बिल्कुल साथ साथ बड़ा खुल मिलकर और हंसी खुशी निकाला था। और हमने अंशतः से हमारा रूट जहाँ तक था हम वहीं तक गए थे, वहीं से वापस आया था हमारा सिपाही। और जो अन्यथा किरणपाल जी, क्या किरणपाल जी ये आप अच्छा मानते हैं कि जो दिल्ली पुलिस में बाबरता की गई, जैसे उनको बुरी तरह मारा गया, आज भी 400 के आसपास जो हमारे जवान पड़े हैं वो भी तो किस सरजमी से आते हैं, चाहे वो किसान के बेटे हों चाहे वो शहर के हों, वो भी किसी के बच्चे हैं। देखिए बिल्कुल किसानों के बच्चे हैं और किसानों के बच्चे ही पुलिस में और फोर्स में है। कोई राजनेता या उद्योगपति का बच्चा नहीं होता किसानों में और फोर्स में। मैं फिर बता रहा हूँ कि जितने भी फोर्सों में है, चाहे पुलिस में है चाहे कहीं भी है, सभी किसानों के बच्चे। और हमारा संगठन बहुत शुरू से मांग कर रहा है, भटनागर जी, मैं पल्लवी जी को बताता हूँ और आपके न्यूज के द्वारा सभी दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, हमारा संगठन शुरू से मांग कर रहा है कि कहीं अगर फौजी हमारे देश की जो सीमाओं पर रहते हैं वो कोई भी उसके जो डिफेंस की कोई भी वो है, वो अगर शहीद होता हमारा फौजी तो उसको 5 करोड़ रुपए, और कहीं अगर हमारा पुलिस वाला भाई कहीं शहीद होता है किसी दंगे में, किसी फिजाल में, किसी बदमाश के कारण, उसको 2 करोड़ रुपए। और एक किसान कहीं भी आत्महत्या करता है, किसान उसके कारण, अपनी आपदा के कारण, अपनी विपदा के कारण, सरकार के कारण, तो हमारे किसान को 1 करोड़ रुपए। शुरू से हम ये 3 मांग लेके चल रहे हैं। जी आप ये भी तो बताइए ना कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों ने पोर्टल भी बना रखा किसानों के लिए। क्या कर रखा है जी? किसानों के लिए पोर्टल भी बना रखा है, समस्या के लिए और कंप्लेंट के लिए। ये भी थोड़ा सा आप एक रोशनी डालें। देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार ने अगर सरकारें भटनागर जी सरकारें अगर पोर्टल से मान जाएं और आपके छोटे मोटे लाखों ज्ञापन एसडीएम और डीएमओ पर जाते हैं, उनसे कुछ भी कहीं भी हिलना नहीं होता, क्योंकि ये सारा कहीं न कहीं भ्रष्ट तंत्र जो चल रहा है,
ये इस भ्रष्ट तंत्र को चेंज करने के लिए गरीब और गांव का किसान का जो गांव के लोग हैं एक दो बार कंप्लेन करते हैं। मैं इतने बड़े चैनल पे बैठा हूँ, अगर मैं पोर्टल के विषय में अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप स्पष्ट करें कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आप चल तो रहे हैं प्रदीप जी, बात यह है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि पोर्टल चल रहा है, लेकिन पोर्टल से सुनवाई नहीं हो रही है ना। वो अपनी कंप्लेन अगर वहां पर डाल भी देते हैं तो उससे चीजें बदल नहीं रही है। भ्रष्ट तंत्र जो है वो अभी भी उतना ही मजबूत है। इस विषय में रोशनी डाल दूं, इतने कितने सारे पटवारी हैं जो किसानों से जमीनों के एवज में पैसा खाने की कोशिश करे तो सस्पेंड हुए। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार या केंद्र सरकार को जो भी शिकायतें मिली, जिस समय मुआवजे का काम निकाला गया था तो इतनी धांधली हुई थी कि कहीं 1 रुपए का चेक होता है, कहीं 10 रुपए का चेक होता है। आज किसान केंद्र सरकार से आज लिंक जुड़ा हुआ है, इस पर तो किरण पाल जी ना नहीं बोलेंगे। आज जो आपके खाते में आना डायरेक्ट आना है, अगर सरकार ने सुविधा नहीं दे रखी तो आप बताएं, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये भी क्लियर हो जाएगा आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में। जी या तो आप जल्दबाजी में बोल गए 6,000 रुपए महीने ने 500 रुपए महीने, आप पहले गलत बोल गए उसको, और 6,000 रुपए महीने नहीं है और 6,500 रुपए महीने है। परंतु मैं मेरी बात तो सुन लीजिए भट्टागर जी, मैं कह रहा हूँ 500 या 5 रुपए भी है, परंतु मैं मोदी सरकार को इसीलिए धन्यवाद देता हूँ। 500 ही सही, परंतु कम से कम शुरुआत तो किया। बाकी सरकारों ने तो 5 पैसे का शुरुआत नहीं किया। मेरी बात सुन लीजिए भट्टागर जी, मुझे बोलने दीजिए पहले कि मैं सरकार मैं भाजपा का ना समर्थक हूँ, ना मैं विरोधी हूँ कांग्रेस का, ना मैं किसी और का किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ और किसी का मैं समर्थक नहीं हूँ। पर मैं आपको बताता हूँ, भाजपा सरकार को लाने के लिए किसानों का पूरा ध्येय रहा है, पूरा ही घर घर बच्चे बीवी बच्चे परिवार पूरे ने वोट डाली है कि ये सरकार किसानों के काम करेगी। कीजिए, भाजपा की सरकार में हिंदुस्तान के छोटे से हर नागरिक का है, चाहे वो गली में रह रहा है या खेत में रह रहा है, भारतीय जनता पार्टी सबकी ऊंचाई। नहीं राजनेता और उद्योगपति उंगली दिखाते हैं, एक आदमी जाके कोई वोट नहीं डालता। भटनागर जी, अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं पता हो, वास्तव में गाँव का गरीब और मजदूरी लोग वोट डालते हैं। आप जैसे किसान और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सरकार बहुमत में जो है वापसी करवाई है इस सरकार की, और हम बार बार यही उम्मीद करते हैं कि जो भी अच्छा हो, जो भी भले का रास्ता हो, वही सरकार की तरफ से निकाला जाना चाहिए और इस समस्या के समाधान की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि एमएसपी थी, है और हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, इसलिए आप अपना आंदोलन खत्म करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।